Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss long questions of chapter number 8, which is entrepreneurship in digital age. Okay, the first question is, what is research? Discuss the differences between quantitative and qualitative research. पहले तो हमें डिस्कस करना है कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च बेसिकली एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है जिसके अंदर हम लोग डाटा या इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं। जब हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, कर लेते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, तो फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि वो हमें क्या जो है वो इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है। उसके अंदर से हम लोग जो है वो नए फैक्ट्स वगैरह को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। और जो हमारा टॉपिक होता है या जो भी हमारा प्रॉब्लम है, हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिसर्च के थ्रू क्या होता है या रिसर्च किस चीज में हेल्प करता है? इन फाइंडिंग न्यू फैक्ट्स को फाइंड आउट करने में। ठीक है, फैक्ट्स मतलब आप ये कह सकते हो कि फैक्ट्स का जो उर्दू मतलब होता है वो होता है हकीकत। ठीक है, मतलब रियलिटी को फाइंड आउट करना होता है, या उसके अंदर जो है वो नई इन्फॉर्मेशन को हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अपने आइडियाज को टेस्ट कर रहे होते हैं, क्या जो हमारा आइडिया है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं रिसर्च के थ्रू। क्योंकि हमें रिसर्च के थ्रू बहुत सी नई चीजें पता चल रही होती हैं, लाइक साइंस हो गया, एजुकेशन हो गया, टेक्नोलॉजी, इन सब फील्ड्स में हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं। और रिसर्च रिसर्च के थ्रू जो है हम लोग और अपने आप ये कह सकते हैं नॉलेज में इजाफा कर रहे होते हैं, नॉलेज इंप्रूव हो रही होती है हमारी थ्रू रिसर्च। अब जैसे एग्जांपल है, अ टीचर वांट टू नो इफ ऑनलाइन लर्निंग इम्प्रूव स्टूडेंट ग्रेड्स, शी कलेक्ट स्टूडेंट मार्क्स बिफोर एंड आफ्टर ऑनलाइन क्लासेस एंड एनालाइज them. दिस प्रोसेस इज रिसर्च। और वो क्या कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, ठीक है, और वो जानना चाहती है कि क्या ऑनलाइन लर्निंग से स्टूडेंट के ग्रेड्स इंप्रूव होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो अब वो क्या करेगी, वो रिसर्च करेगी इसके ऊपर। कि मतलब आप ये कह सकते हो कि पहले वो डाटा कलेक्ट कर रही है, स्टूडेंट के मार्क्स का डाटा, कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू पेपर्स नहीं दिए। ठीक है, तो उन पेपर्स के जो मार्क्स होंगे वो कलेक्ट कर लेगी, उसके बाद फिर उनको ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी, और उसके बाद दोबारा उनसे एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद इनके मार्क्स को देखा जाएगा कि क्या ऑनलाइन लर्निंग से पहले जो उनके मार्क्स आए थे वो बेहतर थे, या जो अब मार्क्स आए हैं वो बेहतर है। तो उसके थ्रू जो है उन्हें पता चलेगा कि अच्छा ऑनलाइन लर्निंग से बेनिफिट होता है या नहीं होता। ये रिसर्च है। अब डिफरेंस क्या है, मतलब टू टाइप्स की रिसर्च होती है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वांटिटेटिव में क्या होता है, इट डील्स विद नंबर्स एंड मेजरेबल डाटा दैट कैन बी काउंटेड और कंपेयर। मतलब अब जो क्वांटिटेटिव रिसर्च की जाती है, तो उसके बाद जो आपके पास डाटा आता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में होता है, मेजरेबल डाटा होता है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसे आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग क्वालिटेटिव के केस में देखें तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें डाटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, प्रॉपर वर्ड्स की फॉर्म में, ओपिनियंस की फॉर्म में, एक्सपीरियंस की फॉर्म में, प्रॉपर स्टेटमेंट में डाटा होता है। जैसे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस तरह से जो है वो डाटा क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू आता है। अब क्वालिटेटिव रिसर्च क्यों की जाती है, इसका क्या एम होता है, क्या पर्पस होता है, क्या मकसद होता है? ये मकसद होता है कि हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक जनरल स्टेटमेंट होती है जो ना कि ट्रू होती है ना फॉल्स होती है, हमें नहीं पता कि वो ट्रू है या फॉल्स। तो प्रॉपर हम लोग टेस्ट करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि अच्छा ये स्टेटमेंट जो है, जो हम लोगों ने कही थी, या जो हाइपोथेसिस था वो ट्रू है या फॉल्स है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से हो सकती है कि फॉर एग्जांपल एक टीचर वो कहती है कि ऑनलाइन लर्निंग से बच्चों के जो ग्रेड्स हैं वो बेहतर होते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, ये हाइपोथेसिस है, अभी उसको टेस्ट नहीं किया गया, अभी कंफर्म नहीं है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो प्रॉपर रिसर्च की जाएगी, उसको टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि अच्छा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन अगर हम लोग ओके आगे है, कंफर्म एग्जिस्टिंग थ्योरीज यूजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिक एनालिसिस के थ्रू हम लोग थ्योरीज को जो है वो कंफर्म कर रहे होते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि थ्योरीज भी कंफर्म नहीं होती। जब थ्योरीज कंफर्म हो जाती है कि हाँ ये बिल्कुल ट्रू है, उसके बाद थ्योरीज के जो थ्योरीज होती हैं, जब कंफर्म हो जाता है कि वो बिल्कुल ट्रू है, तो वो लॉ बन जाता है, फिर उसे कहते हैं लॉ। अगर हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च का पर्पस देखें तो उसका क्या पर्पस है या क्या मकसद है? इट एम्स टू एक्सप्लोर आइडियाज एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर। इसमें जो है वो आइडियाज को एक्सप्लोर किया जाता है कि क्या लोगों का आइडिया है, या क्या उनके ख्यालात हैं, उनके क्या इमोशंस है, क्या बिहेवियर है, उसको एक्सप्लोर किया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च कैसे की जाती है, उसका मेथड क्या होता है? सर्वेस के थ्रू, क्वेश्चनेयर्स के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो स्ट्रक्चर डाटा को कलेक्ट किया जाता है। स्ट्रक्चर डाटा कैसा होता है? प्रॉपर टेबल्स की फॉर्म में डाटा होता है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कैसा होता है? जो प्रॉपर स्टेटमेंट्स होती हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। या आप अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जैसे वीडियोज होती हैं, इमेजेस होती हैं, ऑडियोज होती हैं,
ये सारा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जब की जाती है तो उससे जो स्ट्रक्चर्ड डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है। सर्वेज वगैरह मतलब बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं, आप वो क्वेश्चंस लोगों से कर रहे होते हो, वो उनके आंसर देते हैं। और इसमें बेसिकली ये होता है कि आप क्वेश्चंस करते हो, 7 डिफरेंट ऑप्शंस देते हो, तो जो क्वेश्चंस के आंसर दे रहा होता है उसने जस्ट उसमें से एक एक जस्ट जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। लेकिन अगर हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाए तो इसमें इंटरव्यू के थ्रू जो है वो डाटा कलेक्ट किया जा रहा होता है। फोकस ग्रुप होता है जिनसे आप क्वेश्चंस कर रहे होते हो, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो। ठीक है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ओपन एंडेड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ओपन एंडेड मतलब आप क्वेश्चन करते हो, उसके बाद जो आंसर कर रहा होता है वो प्रॉपर डिटेल आंसर आपको प्रोवाइड करता है, ये ओपन एंडेड होता है। और क्लोज एंडेड में क्या होता है कि आप कुछ ऑप्शन देते हो, उनमें से जस्ट एक ऑप्शन उसको सेलेक्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन किया कि क्या ऑनलाइन लर्निंग से जो है वो स्टूडेंट के मार्क्स इंप्रूव होते हैं या नहीं होते। तो अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च की जाएगी तो वो येस और नो, आप दो ऑप्शंस दोगे उनमें से जस्ट वो एक सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो वो प्रॉपर वो येस और नो के बाद उस आंसर को डिफेंड करेगा कि अगर उसने येस कहा है तो क्यों कहा है, प्रॉपर डिटेल आंसर आपको प्रोवाइड करेगा। क्वालिटेटिव रिसर्च जब आप करते हो तो फिर आपके पास किस टाइप का डाटा आ जाता है, कैसा रिजल्ट आता है। इट प्रोवाइड प्रिसाइज न्यूमेरिकल रिजल्ट दैट कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू ग्राफ्स और चार्ट्स। मतलब इसमें प्रिसाइज शॉर्ट आप आंसर्स कह सकते हो, या जो स्पेसिफिक आंसर जैसे आपने जो ऑप्शंस दिए होते हैं लोग उसी को सेलेक्ट कर रहे हो, या न्यूमेरिकल रिजल्ट आता है नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, जिसे आप ग्राफ्स और चार्ट्स में शो कर सकते हो। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च का जो आंसर है वो कैसा आता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है इसके अंदर, जिसको आप डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हो। फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च में डाटा एनालिसिस। ओके, यहाँ पर डाटा कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू। जैसे आपके पास डाटा है तो आप मीन मीडियन मोड वगैरह के फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करो तो उसके अंदर आप देखते हो, प्रॉपर उनकी स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे होते हो, जिन्होंने एक्सप्लेनेशन दी होती है आप उसको पढ़ते हो, उसके अंदर पैटर्न्स थीम्स वगैरह फाइंड आउट कर रहे होते हो, देखते हो कि उस बात का क्या मतलब है जिन्होंने एक्सप्लेन किया है। इस तरह से डाटा को एनालाइज किया जाता है। Okay, the next question is what is market validation? Discuss how market validation is determined. Market validation क्या होता है? Market validation means testing whether people actually need or will buy your product or services. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, या आप ये कह सकते हो एक एंटरप्रेन्योर है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अभी बैठे हो सोचा आपने कि मैं इस चीज का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और आप ये कह सकते हो कि ये प्रोडक्ट जो है मैं सेल करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि आपको प्रॉपर मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, आपको देखना पड़ता है कि क्या आपकी प्रोडक्ट जो है आप सेल करने जा रहे हो या सेल करने के बारे में सोच रहे हो, क्या लोगों को उसकी ज़रूरत है, क्या इसकी डिमांड है मार्केट के अंदर या नहीं है, या कौन से कस्टमर्स होंगे जो आपके प्रोडक्ट लेंगे। कि उसके बाद जो है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मार्केट वैलिडेशन ये चीज़ है कि आप चेक कर रहे होते हो कि क्या लोगों को उसकी नीड है या नहीं है, लोग उसको बाय करेंगे या नहीं करेंगे। इट हेल्प कंफर्म दैट योर आइडिया इज प्रैक्टिकल प्रॉफिटेबल एंड इन डिमांड। ठीक है, ये चीज़ जो है वो हेल्प करी होती है, ये कंफर्म करी होती है कि आपका आइडिया प्रैक्टिकल है। ठीक है, आप इससे प्रॉफिट अर्न करोगे और जो आपका आइडिया है उसकी डिमांड है। ठीक है, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट सेल करने के बारे में सोच रहे हो उसकी डिमांड है। इट प्रिवेंट टाइम एंड मनी फ्रॉम बीइंग वेस्टेड और अनवांटेड प्रोडक्ट। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी सेव हो रहा होता है और आपके पैसे भी बच रहे होते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है मार्केट वैल्यूएशन नहीं करे, मार्केट वैल्यूएशन के बगैर ही जो है आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिए और आपको नहीं पता कि उसकी डिमांड है या नहीं, और बाद में उसकी डिमांड ना हो तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा। जो आपने इतनी एफर्ट पुट की है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट बिल्ड कॉन्फिडेंस फॉर इन्वेस्टर्स। ओके, अब देखिए इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो आपके बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। अब वो ऐसे ही सोचे समझे बगैर ब्लाइंडली तो आपके बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आपने उनको कन्विंस करना होता है, आपने उनको बताना होता है कि हमने मार्केट वैलिडेशन की है, हमने प्रॉपर मार्केट रिसर्च की है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, लोग उसको लेंगे। ठीक है, हमें प्रॉफिट होगा, उसके बाद जो है वो फिर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो मार्केट वैलिडेशन के थ्रू इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इट हेल्प अंडरस्टैंड कस्टमर नीड एंड मार्केट फिट। ठीक है, ये चीज हेल्प कर रही होती है कि आप कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड कर सको, उनकी नीड क्या है, ताकि उसके अकॉर्डिंग उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को बनाओ। फिर उसके बाद है इंश्योर द प्रोडक्ट हैज रियल डिमांड बिफोर लॉन्च। उसके बाद क्या है कि आप इस चीज को मेक श्योर करो, कंफर्म करो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड है। ठीक है, ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया उसके बाद आपको पता चल रहा है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। तो लॉन्च करने से पहले आपको ये चीज कंफर्म करनी है। ओके, स्टेप्स टू डिटरमिन मार्केट वैल्यूएशन। मार्केट वैल्यूएशन को किस तरीके से डिटरमिन किया जा सकता है, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, तो क्या क्या स्टेप्स हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज सेट गोल्स एंड assumptions. Define what problem your product solve and who it serve.
मतलब पहले जो है आपने प्रॉपर डिफाइन करना है कि आपका प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है, और आप किन लोगों को सर्व करोगे, किन लोगों को आप अपनी प्रोडक्ट्स दोगे, कौन आपके कस्टमर्स होंगे, कौन से लोग आपके प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे। एसेस मार्केट साइज एंड शेयर। ठीक है, आपने जो है वो स्टडी करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, मतलब कौन से लोग जो हैं वो आपके प्रोडक्ट्स लेंगे, उनकी क्या एज होगी, किस टाइप के लोग होंगे। जैसे आप ये कह सकते हो कि मैं 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट सेल करती हूँ, तो मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, मेरी टारगेट ऑडियंस 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो इस चीज के बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए, और आपने ये देखना है कि आपके मार्केट साइज कितनी है। फिर उसके बाद रिसर्च सर्च वॉल्यूम। अब थर्ड वे है कि आपको किस तरीके से पता चल सकता है, या आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है, लोग चाहते हैं उसको लेना या नहीं लेना चाहते। तो फिर आप जो अब देखें, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो ऑब्वियसली इंटरनेट के ऊपर पहले जाके सर्च करेगा, उसकी प्राइस वगैरह सर्च करेगा। तो फिर आपने ऑनलाइन सर्चिस को चेक करना है कि जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो, लोगों ने उसको कितना सर्च किया हुआ है, जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा लोगों को उस चीज़ की नीड है या नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या है, टेस्ट द प्रोडक्ट और सर्विस। जब आप एक दफा अपने प्रोडक्ट बना लेते हो, फिर आप टेस्ट करते हो। उस टेस्टिंग में दो टाइप्स हैं, एक है अल्फा टेस्टिंग, एक है बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग में ये होता है कि जब आप एक दफा अपने प्रोडक्ट बना लेते हो, ठीक है, अपनी ही कंपनी के अंदर पहले उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हो कि क्या वो बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। जब आपको पता चल जाता है कि वो बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क करिए, फिर आप बीटा टेस्टिंग की तरफ जाते हो। और बीटा टेस्टिंग में ये होता है कि कंपनी के बाहर के कुछ लोग होते हैं, 3-4 लोग, आप उनको कहते हो कि ये हमारी प्रोडक्ट है, आप इसको टेस्ट करो, इसको चेक करो कि क्या ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो फिर इसे कहते हैं बीटा टेस्टिंग। Market validation ensure that your product is useful, wanted, and ready for real customer, reducing business risk and increasing success chances. मार्केट वैलिडेशन मेक श्योर करी होती है कि आपका प्रोडक्ट यूजफुल है, ठीक है, लोग चाहते हैं उसको लेना, और वो रियल कस्टमर्स के लिए रेडी है। इससे क्या होता है कि जो बिजनेस का रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, फिर आपको इस चीज़ का खतरा नहीं होता, आपको इस चीज़ की टेंशन खत्म हो जाती है कि पता नहीं लोग लेंगे या नहीं लेंगे। और इससे क्या होता है कि आपके सक्सेस के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ कस्टमर प्रोफाइल आर क्रिएटेड। किस तरीके से हम लोग कस्टमर की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कस्टमर प्रोफाइल होता क्या है। Profiling is the process of understanding who your customer are and what they need. कस्टमर प्रोफाइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ये देखते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे कस्टमर्स कौन हैं, ठीक है, और उनकी क्या नीड है, वो किस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, या उनकी क्या प्रॉब्लम है, हमारी प्रोडक्ट किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। इट हेल्प बिजनेसेस डिजाइन बेटर प्रोडक्ट एंड टारगेट मार्केटिंग कंपनीज। इससे क्या होता है कि ये बिजनेसेस की हेल्प करती है कि वो बेटर वे में प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सके, जैसे कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सके। और उसके बाद अब देखिए, आप मार्केटिंग करते हो अपने प्रोडक्ट्स की, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो जब आपको पता होगा कि यही मेरी टारगेट ऑडियंस है, मैंने इन्हीं लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स देनी है, या यही लोग मेरे से प्रोडक्ट्स लेंगे, तो फिर आप सिर्फ उन्हीं को एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हो, सिर्फ अपने प्रोडक्ट की मशहूरी उन्हीं के सामने कर रहे होते हो। अब स्टेप्स क्या है, कैसे क्रिएट कर सकते हो कस्टमर प्रोफाइल को। कलेक्ट डाटा। सबसे पहले तो आप अपने कस्टमर्स का डाटा कलेक्ट करोगे। कैसे करोगे, सर्वेस के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू, ऑनलाइन एनालिटिक्स के थ्रू। फिर आप एनालाइज करोगे इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने जब कलेक्ट कर ली फिर आप उसको अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, अगर आपने क्वालिटेटिव डाटा, आप ऑब्वियसली क्वालिटेटिव डाटा भी या क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू क्वालिटेटिव डाटा को भी कलेक्ट करोगे, और क्वांटिटेटिव डाटा को भी कलेक्ट करोगे, फिर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे। ठीक है, जो अगर फॉर एग्जांपल वो लोग जिन्होंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है, उनके जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करोगे, या अगर नंबर्स की फॉर्म में हो तो आप उसको एनालाइज करोगे ग्राफ या चार्ट्स के थ्रू। आइडेंटिफाई की करेक्टरिस्टिक्स। फिर उस डेटा में से आप क्या चीज़ फाइंड आउट करोगे, मतलब अब देखिए कस्टमर्स ने अपनी एज वगैरह बताई होगी, जेंडर बताया होगा, लोकेशन, बिहेवियर, इंटरेस्ट, बाइंग पैटर्न। तो आप इन सबको जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे। आपको पता होना चाहिए कि आप किन लोगों को जो है अपनी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो, उनकी क्या एज है, क्या जेंडर है, क्या लोकेशन है। ग्रुप कस्टमर इनटू सेगमेंट। फिर कस्टमर को सेगमेंट में आपने ग्रुप कर देना है। आप ऐसे कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, उनका सेम इंटरेस्ट है, वो एक ही प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, आप उनको एक ग्रुप में डाल दोगे, ताकि आप उन लोगों को सिर्फ उस जैसी या उसी से रिलेटेड आप प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो करवा सको। ठीक है, उनकी एडवर्टाइजमेंट कर सको, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सिर्फ उसी प्रोडक्ट्स में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनका जो है वो ऑब्वियसली टॉयज वगैरह में होगा, तो आप उनके सामने ट्वाइस वगैरह शो करोगे।
ठीक है, जैसे आपने दराज में देखा होगा ना कि अब वो पर्सन के अकॉर्डिंग उनको एडवर्टाइजमेंट शो कर रही होती है, या पर्सन के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट शो कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस कस्टमर ने यही प्रोडक्ट्स लेने हैं। उन्हें कैसे पता चलता है? वो ना आपकी पहले हिस्ट्री चेक करते हैं, जो आपकी बाइंग हिस्ट्री, जो 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 चीज़ें आपने परचेज की उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स शो करवा रही होती हैं, ताकि आप मतलब उनका भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, और आपका भी इंटरेस्ट सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स की तरफ हो। अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट शो करवाना करवाना स्टार्ट कर देंगे जिनमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर आप आपके लिए भी वो टाइम वेस्टिंग है और आप उनके प्रोडक्ट्स को लोगे ही नहीं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं इंटरेस्ट की बेसिस पे या बाइंग हैबिट्स की बेसिस पे, कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है जो कि वीकली बेसिस पे आपका प्रोडक्ट लेता है, या एक है जो मंथली बेसिस पे मंथ के बाद आपका प्रोडक्ट लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो ग्रुप्स बना देते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ डेटा यूज। टाइप्स में डेमोग्राफिक आ जाता है, साइकोग्राफिक आता है, बिहेवियरल आता है और जियोग्राफिक आता है। अब जो डेमोग्राफिक है ना, ये जो टाइप है इसका फोकस किसकी तरफ होता है, किस डेटा की तरफ होता है? बेसिक पर्सनल डिटेल्स ऑफ कस्टमर की तरफ होता है। मतलब कस्टमर की जो पर्सनल डिटेल्स है उसकी तरफ, जैसे एज क्या है कस्टमर की, जेंडर क्या है, एजुकेशन लेवल क्या, इनकम कितनी है। ठीक है, तो ये बिजनेस की हेल्प कर रहा होता है कि वो अंडरस्टैंड करे कि उनके कौन से कस्टमर्स होंगे। साइकोग्राफिक जो टाइप है इसका फोकस पर्सनालिटी की तरफ होता है, कस्टमर की पर्सनालिटी की तरफ, वैल्यूज की तरफ, इंटरेस्ट की तरफ, लाइफस्टाइल की तरफ। ठीक है, इससे कंपनी को जो है वो हेल्प मिल रही होती है कि वो लर्न करे कि वाई कस्टमर मेक सर्टेन चॉइसेस ऑफ प्रेफर स्पेसिफिक ब्रांड। मतलब वो क्यों जो है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, या क्यों वो स्पेसिफिक ब्रांड को ही प्रेफर कर रहे हैं, वो सब उसी ब्रांड से ही क्यों जो है वो प्रोडक्ट ले रहा है, किसी और ब्रांड से क्यों नहीं वो प्रोडक्ट ले रहा। फिर बिहेवियरल में क्या होता है, इसमें कस्टमर के एक्शंस और हैबिट्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है, कि वो मतलब वीकली बेसिस पे क्या प्रोडक्ट लेता है, मतलब कितनी दफ़ा या कब कब जो है, या कितनी क्वांटिटी में जो है वो प्रोडक्ट लेता है, इस चीज़ को जो है वो एनालाइज किया जा रहा होता है। ठीक है, व्हाट प्रोडक्ट दे प्रेफर, किस प्रोडक्ट को वो प्रेफर कर रहे हैं, एंड हाउ लॉयल दे आर टू ब्रांड। ठीक है, वो आपके ब्रांड के साथ कितना लॉयल है, कि हमेशा आप ही के ब्रांड से क्या प्रोडक्ट लेता है या किसी और ब्रांड की तरफ भी स्विच कर जाता है। इट हेल्प बिजनेसेस अंडरस्टैंड हाउ कस्टमर्स बिहेव। ठीक है, इससे जो है वो बिजनेस की हेल्प हो रही होती है कि वो अंडरस्टैंड करे कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से वो एक्ट कर रहा है। फिर जियोग्राफिक आ जाता है। अब इसमें किसकी तरफ होता है कि कस्टमर कहाँ पे रहता है, ठीक है, किस सिटी में, किस रीजन में, किस कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ऐसे एरिया में जहाँ पे गर्मी होती है, और वहाँ पे आप विंटर सीजन के जो कपड़े हैं जैसे जैकेट्स वगैरह वो सेल कर रहे हो। तो अब आपके जो कस्टमर्स हैं वो कौन होंगे? जो जहाँ जो सर्दी वाले इलाकों में रहते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली फिर आपकी प्रोडक्ट तो वेस्ट होगी। आप ऐसी जगह पे कर रहे हो जहाँ पे लोग लेंगे ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को जो है वो आपने एनालाइज करना होता है। इट हेल्प बिजनेस प्लान मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू लोकल कल्चर और क्लाइमेट। ठीक है, मतलब इससे जो है वो मार्केट स्ट्रैटेजीज को प्लान करने में बिजनेसेस की हेल्प हो रही होती है। आपको पता होता है कि मतलब मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ वो कौन से कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो किस ब्रांड को प्रेफर करते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका हैबिट पैटर्न क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं। कस्टमर प्रोफाइल हेल्प businesses know their audience deeply and serve them more effectively। जो कस्टमर की प्रोफाइल है वो बिजनेस को हेल्प कर रही होती है इस चीज़ को जानने में कि ऑडियंस की क्या प्रेफरेंस है। ठीक है, वो ऑडियंस को बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, और उन्हें पता होता है कि हम लोग किस टाइप के लोगों को सर्व करने जा रहे हैं, किस टाइप के लोगों को अपने प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बिजनेस पिचिंग, डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस पिच। बिजनेस पिचिंग क्या होता है? बिजनेस पिचिंग इज अ वे टू प्रेजेंट अ बिजनेस आइडिया टू इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स टू गेट फंडिंग और सपोर्ट। बिजनेस पिचिंग बेसिकली एक वे होता है जिसमें आप अपने बिजनेस आइडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हो। ठीक है, आप शो करते हो कि हम लोग कौन सा प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं। ठीक है, और आप किसके सामने बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करते हो, किसके सामने आप शो करते हो, किसको बताते हो? इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स को, जिन्होंने आपके बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। ठीक है, जिन्होंने आपको फंडिंग करनी होती है, जिन्होंने आपको पैसे देने होते हैं। ठीक है, आप उनके सामने अपने बिजनेस आइडिया को प्रेजेंट करते हो। इट हेल्प ऑन्टरप्रेन्योर एक्सप्लेन देयर आइडिया क्लियरली एंड परसूसिवली। ठीक है, इसमें जो ऑन्टरप्रेन्योर है उसकी हेल्प हो रही होती है कि वो अपने आइडिया को क्लियर वे में और कन्विंसिंग वे में एक्सप्लेन करें। ठीक है, आपने इसमें जो है इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स को कन्विंस करना होता है कि आप हमारे बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करें।
इस तरह से आपने उनके सामने जो है प्रेजेंट करना, तो इस तरह से आपने स्पीच देनी होती है, अपने आइडिया को या अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को आपने शो करना होता है, उसके बारे में आपने डिटेल देनी होती है। की कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल पिच के की कंपोनेंट्स कौन से हैं, मेन कंपोनेंट्स? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सबसे पहले आप क्या करते हो कि आप आप ये कह सकते हो प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हो कि हमारा प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है। फिर आप सोल्यूशन, मतलब इसमें क्या होता है, एक्सप्लेन हाउ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज सॉल्व इट। मतलब आप प्रॉपर तरीके से इलेबोरेट करते एक्सप्लेन करते हो कि किस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, वो इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फिर मार्केट अपॉर्चुनिटी, आप शो करते हो कि मार्केट साइज कितना है, कितने कस्टमर्स जो है वो आपसे प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, आप शो कर रहे होते हो कि किस तरह से जो आपका बिजनेस है वो ग्रो करेगा। फिर बिजनेस मॉडल, मतलब आप शो करते हो कि हमारी कंपनी किस तरीके से पैसे अर्न करेगी। ठीक है, ऐसे तो नहीं इन्वेस्टर और पार्टनर आपके बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेंगे, पहले आपने उनको एविडेंस देना होता है। ठीक है, आपने उनको बताना होता है कि हम लोग किस तरीके से जो है वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, ताकि उन्हें भी फायदा हो, ताकि उनके पैसे भी ज़ाया ना हो। उनको आपने कन्विंस करना है। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मतलब आप किस तरह से अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करोगे, आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या यूनिक चीज़ है या क्या ऐसा फीचर है जिससे जो है लोग आप ही के प्रोडक्ट को लेंगे, किसी और प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, आप ही की कंपनी के साथ रिटेल रहेंगे, आप ही की कंपनी के साथ लॉयल रहेंगे, आप ही की कंपनी के प्रोडक्ट लेंगे। फिर कम्पिटिटिव एनालिसिस, मतलब आपने ये शो करना है आपका अगर किसके साथ कंपटीशन है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई और कंपनी है वही वो प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो आपने शो करना है कि उनका प्रोडक्ट, ठीक है, आपके प्रोडक्ट से किस तरह से डिफरेंट है, मतलब आपके प्रोडक्ट में क्या यूनिक चीज़ है। फिर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, मतलब आप प्रॉपर इनकम वगैरह के बारे में बताओगे, एक्सपेंसेस के बारे में बताओगे, प्रॉफिट बताओगे, कितना हमारा जो बिजनेस है प्रॉफिट अर्न करेगा। फिर टीम को आप इंट्रोड्यूस करवाओगे। ठीक है, आपकी कंपनी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, कौन कौन से स्किल्ड मेंबर्स हैं जो इस बिजनेस आइडिया को सक्सेसफुल बनाएंगे, उनको आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। तो इसके लिए टिप्स हैं कि आप किस तरीके से जो है इफेक्टिव वे में अपने बिजनेस आइडिया को पिच कर सकते हो, कि जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, आपने कॉन्फिडेंट होके अपने आइडिया को प्रेजेंट करना है, और इंगेजिंग वे में, कि मतलब जो वो इन्वेस्टर्स हैं जो आपकी स्पीच को सुन रहे हैं, आपके बिजनेस आइडिया को सुन रहे हैं, वो इंगेज रहें, वो बोर ना हो जाए। ठीक है, उन्हें आपका बिजनेस आइडिया जो है वो ऐसे फालतू वाला ना लगे। यूज विजुअल स्लाइड्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स, आपने प्रॉपर स्लाइड्स के अंदर जो है वो आपने ग्राफ्स और चार्ट शो करने हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स देनी है। फिर जब आप अपने आइडिया को प्रेजेंट कर लो, अपना आइडिया उनको बता दो कि हमारा ये आइडिया है, उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, एंड विद अ कॉल टू एक्शन। मतलब आपने एक्शन की तरफ जाना है, कि आप उन्हें कहें कि हाँ ठीक है, हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में ये चीज़ करेंगे, या हम लोग अब इंशाल्लाह जो है वो पार्टनरशिप्स कर लेंगे। और फिर आप उनको रिक्वेस्ट करो कि आप हमें फंडिंग दो, ताकि हम लोग अपने बिजनेस आइडिया को प्रैक्टिकल बना सकें, प्रॉफिटेबल बना सकें, उसमें से हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सकें, सक्सेसफुल बना सकें। इन शॉर्ट, अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस पिच कैप्चर्स अटेंशन, बिल्ड ट्रस्ट एंड कन्विंसेस इन्वेस्टर्स टू बिलीव इन योर आइडिया। अब जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस पिच होता है वो क्या करता है, वो अटेंशन कैप्चर कर रहा होता है, मतलब जो सुन रहे होते हैं उनकी अटेंशन सिर्फ आप ही की तरफ रहती है, उनका ट्रस्ट आप बिल्ड कर रहे हो, तो उनको आप कन्विंस कर रहे होते हो। ठीक है, वो मजबूर हो जाता है कि हाँ हम आपको पैसे दें, क्योंकि उन्हें जो है वो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि हाँ जो आपका बिजनेस आइडिया है वो सक्सेसफुल होगा फ्यूचर में। Okay, the last question is differences between business pitch and pitch document, business plan. सॉरी, बिजनेस प्लान क्या होता है और पिच डॉक्यूमेंट क्या होता है? बिजनेस प्लान में ये होता है कि आप इसमें ये चीज लिखते हो कि आपका बिजनेस किस तरीके से चलेगा, उसके क्या गोल्स हैं, वो क्या चीज अचीव करना चाहते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, किन मेथड्स को आप फॉलो करेंगे और अपने बिजनेस प्लान को आप सक्सेसफुल बनाएंगे, अपने बिजनेस को आप सक्सेसफुल बनाओगे, क्या फाइनेंशियल डिटेल्स हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप ईच एंड एवरीथिंग लिख रहे होते हो, जबकि पिच डॉक्यूमेंट में आप हर चीज़ नहीं लिखते। उसके अंदर आप ये कह सकते हो आपने एक शॉर्ट स्पीच देनी होती है, उसके अंदर जस्ट आप मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप प्रेजेंट कर रहे होते हो। ठीक है, सिर्फ आपने बिजनेस आइडिया के बारे में ओवरव्यू देना था कि आपका क्या बिजनेस आइडिया है, आप कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सेल करने जा रहे हो। ठीक है, और किस तरीके से आप प्रॉफिट अर्न करोगे। फिर इसकी जो लेंथ होती है बिजनेस प्लान की, वो कितनी होती है, ऑलमोस्ट 20 to 40 पेजेस होती है, जिसके अंदर डिटेल सेक्शंस होते हैं कंपनी मार्केट के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में। जबकि जो पिच डॉक्यूमेंट होता है वो शॉर्ट होता है, और उसके अंदर 10 to 15 स्लाइड्स होती हैं, उनके अंदर जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, या आप ये कह सकते हो कि जस्ट एक तरह से समरी होती है आपके बिजनेस के बारे में। फिर बिजनेस प्लान के जो लेवल ऑफ डिटेल है वो उसके अंदर कंप्लीट डिटेल होती है। ठीक है, उसके अंदर आप रिसर्च भी ऐड कर रहे होते हो कि आपने जो रिसर्च की है उसका डाटा ऐड कर रहे होते हो।
मार्केट स्टडी आप उसके अंदर ऐड कर रहे होते हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट आप उसके अंदर लिख रहे होते हो। जबकि पिच डॉक्यूमेंट के अंदर जस्ट मेन पॉइंट्स होते हैं, उसके अंदर आप पहले प्रॉब्लम लिखते हो कि आपका मतलब क्या आप ये कह सकते हो कि सोसाइटी का या मार्केट का प्रॉब्लम है, और आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो, या जो भी आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो वो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फिर इसके अंदर बिजनेस प्लान के अंदर ऑडियंस कौन सी होती है, मतलब बिजनेस प्लान को कौन जो है वो स्टडी करता है, ये किसके लिए बिजनेस प्लान होता है। जो कंपनी होती है उसके अंदर के जितने लोग होते हैं, उनके एम्प्लॉय वगैरह, टीम मेंबर्स वगैरह, और मैनेजर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, वो सब बिजनेस प्लान को स्टडी करते हैं, उन सब के लिए होता है, ताकि वो डीप वे में जो है वो आपके बिजनेस प्लान को अंडरस्टैंड कर सकें। पिच डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जस्ट ये इन्वेस्टर और पार्टनर के लिए आप जो है वो अपने बिजनेस पिच डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हो, अपने आइडिया को पिच कर रहे होते हो जस्ट इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स के लिए, ताकि आप उनको कन्विंस कर सको कि वो आपके बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करें। फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मल रिटर्न रिपोर्ट होती है जिसके अंदर चार्ट्स होती हैं, ग्राफ्स होती है, डिटेल डाटा होता है। जबकि इसमें क्या होता है, ये विजुअल प्रेजेंटेशन होती है, इसमें जो है डायग्राम्स वगैरह होंगे, चार्ट्स होंगे, और समराइज पॉइंट्स होंगे जस्ट। इसमें कोई डिटेल चीज़ें नहीं होती, इसमें बस मेन मेन पॉइंट्स और मेन मेन हेडिंग्स होती हैं। फोकस क्या है इसका, इट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स एंड प्लान फॉर रनिंग द बिजनेस। इसका लॉन्ग टर्म गोल होता है कि हम साल के बाद जो अपने बिजनेस को कहाँ पे पहुंचाएंगे, और ये सारी चीजें होती हैं कि हम लोग साल के बाद क्या चीज अचीव करेंगे, क्योंकि इसमें आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो। आप कैसे जो अपने बिजनेस को मार्केट के अंदर सस्टेन करके रखोगे, कैसे रन करोगे। इसमें क्या होता है, जस्ट मेन आइडिया की तरफ फोकस होता है, इसमें जस्ट आप प्रॉब्लम को प्रेजेंट करते हो, अपना सोल्यूशन देते हो, और आप ये चीज शो करते हो कि क्यों जो है वो लोग आपके बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करें, बस आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हो। टोन या स्टाइल कैसी होती है, फॉर्मल होती है, डिटेल टोन होती है, और ये प्रोफेशनल प्लानिंग के लिए होती है, रिव्यू के लिए होती है। जबकि इसकी जो टोन होती है परसुएसिव होती है, मतलब कन्विंसिंग होती है, आप उनको कन्विंस करना चाहते हो, जिसके सामने या जिन लोगों के सामने आप अपने बिजनेस आइडिया को पिच कर रहे हो, उनको आप इंगेज रखना चाहते हो, इनकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए होता है ये। ठीक है, ताकि जो है उनकी जो अटेंशन है फौरन से आप कैप्चर कर लो, ऐसी इसमें टोन होती है। ओके जी, यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो गया है। नेक्स्ट इसके कुछ एमसीक्यूज हैं, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, इन केस आपको ये चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और मैं फिर आपको ये जो डिटेल नोट्स हैं ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दूँगी। ये ऑलमोस्ट एमसीक्यूज हैं, 100 एमसीक्यूज हैं। ये बेसिकली आपके पेपर की प्रिपरेशन के लिए है। इन केस आप ये लेना चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप ये पूरे नोट्स भी लेना चाहें तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। ओके, आई होप सो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।